सीन से जहां पर हम देखते हैं कि ये न्यू एलिमेंटल रोबोट्स लुओ फेंग और उसकी पूरी टीम के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और अब इनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि ये उनका सामना करने के लायक भी नहीं बचे थे। सिर्फ खुद को बचाने के लिए अपने आसपास डिफेंसिव शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लग गए थे, लेकिन इनके वो प्रोटेक्टिंग बैरियर्स भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। हमें देखने को मिलता है कि इन सभी रोबोट्स ने मिलकर अपनी अपनी एलिमेंट्स की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए दुयाओ को इतने ज्यादा लाइटनिंग के झटके दिए थे कि वो खुद को नहीं संभाल पाता और उसका प्रोटेक्टिव बैरियर भी इन एलिमेंट्स की पावर्स के सामने हार जाता है, जिसकी वजह से अब दुयाओ पूरी तरह से डिफेंसलेस हो चुका था और ये रोबोट मशीन उसे अपने दोनों हाथों में जकड़ते हुए उसे सप्रेस करके मारने लग गई थी। पर अभी भी दुयाओ के पास जितनी ताकत बची थी वो उसी के साथ रेजिस्ट करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है। वहीं हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि अपने जाइंट गोल्डीड सैनेट आर्मामेंट के साथ इन सभी रोबोट्स को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये रोबोट्स एक साथ मिलकर लुओ फेंग के गोल्डीड सैनेट आर्मामेंट को ही रोक लेते हैं। इनकी इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर तो वो भी हैरान हो गया था, पर इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता तभी वहां पर कई सारे अलग अलग एलिमेंटल रोबोट्स आकर लुओ फेंग को चारों तरफ से घेर कर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थे। इतने में ही हमें इधर कैप्टन को दिखाया जाता है कि उनके आसपास भी कई सारे रोबोट्स उनके ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन कैप्टन हार ना मानते हुए अपने ओरा को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये सारे रोबोट्स उनकी पावर के इम्पैक्ट से पीछे झटक दिए गए थे। लेकिन फिर भी वो रोबोट्स खुद को संभालते हुए दोबारा से उन पर अटैक करने लग जाते हैं। वो कैप्टन की पावर्स को रेजिस्ट करते हुए उनके करीब आकर उन्हें एक जोरदार पंच मारने ही वाले थे कि तभी कैप्टन उनके ऊपर दोबारा से अपना एक स्लैश अटैक लगा देता है, लेकिन इस बार उनका ये स्लैश अटैक इन पर काम नहीं करता और कैप्टन को एक जोरदार पंच खाना पड़ता है। इससे पहले कि वो इस पंच के इम्पैक्ट से खुद को संभालते हुए कुछ कर पाते तभी ये रोबोट्स जल्दी से आगे बढ़ते हुए उनके पांव, हाथ, टांग और सबको पकड़ लेते हैं ताकि वो हिल भी ना पाए। कैप्टन के ऊपर अटैक करने वाले इन रोबोट्स की तादाद तो हंड्रेड्स में थी। उन्हें देखते हुए कैप्टन कहते हैं, डैम इट, इनके साथ डील करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये सभी रोबोट्स जिन्होंने भी कैप्टन को पकड़ा हुआ था वो अपनी अलग अलग एलिमेंटल पावर्स को बढ़ाते हुए कैप्टन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसका असर भी हो रहा था और हमें देखने को मिलता है कि कैप्टन पेन में जोर जोर से चीख रहे थे और उनके मुंह से ब्लड भी आ रहा होता है। इधर मीनू की हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है और उसने अपने आसपास जो प्रोटेक्टिव बैरियर बनाया था उसमें भी क्रैक्स आते हुए वो भी टूटने लग जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साथ ही इधर यांशी, वुई और उस कैट बीस्ट के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। इन रोबोट्स उन्होंने पकड़ते हुए दबाकर जान से मारने की कोशिश शुरू कर दी थी। ये सभी लोग जोर जोर से चीख रहे होते हैं। अपनी टीम की इस इतनी ज्यादा बुरी हालत को देखते हुए लुओ फेंग कहता है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहते साथ ही वो अपने गोल्डीड सैनेट आर्मामेंट की 9th फॉर्म को क्रिएट करना शुरू कर देता है। अब इससे पहले कि उन रोबोट्स के अटैक लुओ फेंग को टकरा पाते, फेंग के गोल्डीड सैनेट आर्मामेंट की 9th फॉर्म क्रिएट हो चुकी थी। वो जल्दी से इसे उन रोबोट्स के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, इसके सामने तो एक अनडाइंग बीइंग भी नहीं टिक सकता। उन रोबोट्स ने फेंग के इस इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को अपनी तरफ आता हुआ सेंस कर लिया था, इसीलिए वो अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हुए इसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फेंग का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ये शील्ड तो उसके सामने 0.00 मिली सेकेंड्स भी नहीं टिक पाती और ये स्वॉर्ड उस रोबोट की बॉडी को चीरते हुए बड़ी तेजी के साथ दूसरे रोबोट्स को भी किल करने लग गई थी। और फेंग यहाँ तेजी के साथ अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल के ऊपर फ्लाई करते हुए स्वॉर्ड के साथ अपने रास्ते में आने वाले सभी रोबोट्स को पल भर में ही किल करता जा रहा होता है और फिर उसने 1 बाय 1 अपने मुसीबत में फंसे हुए टीम मेंबर्स को भी बचाना शुरू कर दिया था, जिसमें सबसे पहले वो बचाता है मीनू को। मीनू अपने आसपास मौजूद रोबोट्स को यूं अचानक से डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर काफी हैरान हो गई थी। उसे तो पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। तभी पीछे से लुओ फेंग की आवाज आती है, मीनू। ये कहते हुए फेंग तो बिल्कुल हीरो के जैसे एंट्री मारता है। उसके पीछे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी और वो आग के अंदर से निकलते हुए आकर सीधा मीनू के हाथ को पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। ये सीन देखकर ही हमें अंदाजा हो जाता है कि मीनू लुओ फेंग से किस कदर इंप्रेस हो चुकी है। वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। इसी के साथ फिर फेंग तेजी से अपनी बाकी सारी टीम को भी इन रोबोट्स के चंगुल से आजाद करवा लेता है और फिर ये पूरी टीम फेंग की प्रोटेक्शन में फ्लाई करने लगती है और फेंग अपनी 9th फॉर्म के साथ अपने रास्ते में आने वाले सारे के सारे रोबोट्स को मारता जा रहा होता है और जितने भी रोबोट्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे उनका भी कुछ नहीं बचता। फेंग की इन पावर्स को देखते हुए वही खुश होते हुए कहता है, इस बार रिक्रूट हुए हमारे न्यू सोल्जर्स तो वाकई इनक्रेडिबल हैं। इस पर यांशी भी कहता है कि ये मैडमैन तो सच में रिमार्केबल है। फेंग भी इनकी ये बातें सुन रहा होता है और फिर हमें दूर से इस जगह का व्यू दिखाया जाता है और हमें देखने को मिलता है कि फेंग अपनी स्वॉर्ड के साथ पूरी की पूरी बैटलफील्ड में किस कदर डिस्ट्रक्शन मचा रहा है। कैप्टन भी फेंग की इन पावर्स को देखते हुए शॉक हो गए थे और फिर वो कहते हैं, मैडमैन, हा हा हा, नाइस वर्क।
इसके बाद फिर हमें रोबोट क्लैन की उस मशीन को दिखाया जाता है जो कि इन सभी रोबोट पपिट्स को कंट्रोल कर रही है। अपना इतना ज्यादा नुकसान होता हुआ देखकर वो अपने मॉनिटर पर एक जोरदार पंच मारते हुए कहती है, हमारे क्लैन का बैटल एनालिसिस सिस्टम हमेशा से एक्यूरेट रहा है, लेकिन आज इन कुछ इंसानों के ग्रुप ने इसे फेल कर दिया। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा गुस्से में था, पर अफसोस उसके पास कोई और चारा नहीं बचता, इसीलिए उसे मजबूरन लुओ फेंग और उसकी टीम के आसपास बनाए हुए थंडर प्रिजन को खत्म करना पड़ गया था। और उस थंडर प्रिजन के खत्म होते ही वहां पर हम जो सारे के सारे रोबोट पपिट्स जो कि लुओ फेंग की टीम के साथ फाइट कर रहे हैं वो अपनी बेस की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं, जो देखकर ये सारी टीम काफी खुश होती है। इसी के साथ सीन कट होता हम देखते हैं कि ये सभी लोग अपनी स्पेसशिप में बैठकर अब आगे बढ़ चुके हैं, जहां इस फाइट के बाद ये थके तो हुए थे लेकिन लूटे हुए खजाने को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। मीनू अपने सामने इतने ज्यादा रोबोट बॉडीज के ढेर को देखते हुए कहती है, इस बार तो हम सभी के हाथों बहुत बड़ा फॉर्चून लगा है। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, इसलिए वो तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए लुओ फेंग के गले लगते हुए कहती है, मैडमैन आई लव यू सो मच। ये कहते हुए उसने काफी जोर से हक कर दिया था, पर हम देख पाते हैं कि उसकी इस हरकत की वजह से फेंग को तो दिन में ही तारे नजर आ जाते हैं, क्योंकि उसने ऐसा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था और वो वहीं पर झूमते हुए अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी कैप्टन भी अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहते हैं, इस हमले में सभी ने शानदार काम किया, पर इस सब के बावजूद भी मैं अभी भी सबसे ज्यादा सरप्राइज मैडमैन की पावर्स को देखकर हूँ। तभी हमें देखने को मिलता है कि मीनू ने अभी भी लुओ फेंग की जान नहीं छोड़ी थी, और जैसे ही फेंग कॉन्शियसनेस में आता है वो जल्दी से टेलीपोर्ट होते हुए कहीं और चला गया था। इस वजह से मीनू तो मुंह बना लेती है, पर फिर उसे मिल जाती है बीस्ट कैट, तो वो उसी के साथ खेलने लग गई थी। तभी दूया और लुओ फेंग के पास आते हुए कहता है, थैंक यू सो मच, लेकिन अगर मैं अपने ग्रोथ इनहेंसर को यूज करता तो मैं भी सिचुएशन को हैंडल कर लेता। उसकी ये बात सुनकर कैप्टन अपना सर हिलाते हुए कहते हैं, ये भी ना मैडमैन तुम इसकी बातों पर मत जाना, इसकी जुबान थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन डीप डाउन ये अपने टीममेट्स की सबसे ज्यादा परवाह करता है। पास्ट में जब एक बार हम इसी तरह की डेंजरस बैटल में फंसे थे तो इसे लगा था कि मैं और वही डीमन रेस के हाथों मारे जा चुके हैं, और इस एहसास ने ही इसे तोड़ के रख दिया था। कैप्टन ये बता रहे थे कि दूजा उन्हें ये बताने नहीं देता और उनकी कमर पर एक जोरदार चुटकी काट देता है। तो इस पर कैप्टन हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि ठीक है बाबा, नहीं बताता मैं, छोड़ दो मुझे। ये नजारा देखते हुए पूरी टीम तो खूब इंजॉय करते हुए हंस रही होती है, और दूजा भी खड़ूस सा चेहरा बनाते हुए अपना मुंह घुमा लेता है, और हमें देखने को मिलता है कि ये बस जानबूझकर ऊपर से सख्त बनता है जबकि अंदर से बिल्कुल मोम की तरह नरम है, और कैप्टन ये बात जानते हैं। कैप्टन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, उस वक्त हमारी टीम में लोगों की कमी थी, इसीलिए तुमने हमारी टीम के सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए मल्टीपल रोल्स निभाए। मैं समझता हूँ तुम नहीं चाहते कि हमारे साथ दोबारा कभी भी ऐसा हो जो हमारी टीम के एक मेंबर सेवंथ के साथ हुआ था, इसीलिए तुम हमेशा बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहते हो, लेकिन अब तुम्हें यह सब कुछ अकेले कैरी करने की जरूरत नहीं है। अब इस बर्डन को हम पर छोड़ दो। अभी तक कैप्टन ने अपनी बात पूरी नहीं की थी, पर दूजा अपने कंधे से उनके हाथ को झटक देता है, और हमें देखने को मिलता है कि वो इमोशनल होकर रोने लग चुका था। तभी कैप्टन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए आगे कहते हैं, तुमने हमारे लिए जितना कुछ भी किया है उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पर हमें देखने को मिलता है कि अब पूरी टीम आगे बढ़ते हुए दूजा को इमोशनली काफी सपोर्ट करती है। अभी इनकी ये बातें चल ही रही होती है कि तभी ये लोग अपने डेस्टिनेटेड पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, जो देखकर यांशी कहता है, हम लोग स्टार्स हार्ट बेल्ट पर पहुंच गए। तो अब कैप्टन इन्हें इस जगह के बारे में बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि कहानियों के अनुसार ये स्टार्स हार्ट बेल्ट एक मैसिव प्लेनेट हुआ करता था जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इन डायमीटर्स में फैला हुआ था, पर क्योंकि यहाँ पर उस वक्त ह्यूमन रेस और डीमन रेस के बीच में एक ग्रेट वॉर हुई, जिसके चलते ये प्लेनेट टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया। बरसों की जंग और बार बार हुई तबाही की वजह से इस प्लेनेट की हालत आज ये हो चुकी है जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। वो प्लेनेट जो कि एक वक्त पर हरा भरा था और उसमें पावरफुल बींग्स रहते थे, आज उसकी हालत ये हो चुकी है कि वो एक खंडर बन चुका है और पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है। और फिर वो आगे बताते हैं कि इस प्लेनेट की ये सेलेस्टियल बॉडीज एक्सट्रीमली डेंस है, इसी वजह से ये अदर रेसिस के लिए आइडियल हिडिंग स्पॉट है। यही वजह है कि कई सारी फोरिजन रेसिस यहाँ पर शेल्टर लेती हैं। इस रीजन में अक्सर ह्यूमन ट्रूप्स पर घात लगाकर हमला किया जाता है। कैप्टन की ये सारी बातें सुनते हुए फैंग काफी हैरान हो रहा होता है, जबकि वही और बाकी सब तो सोच में पड़ गए थे। तभी कैप्टन कहते हैं, हाउएवर हमारे जैसी लाइट टीम के लिए इन फोरिजन खतरों से निपटना कोई बड़ी चीज नहीं है, हम वन बाय वन इन सभी को खत्म करते जाएंगे। ये बताने के बाद कैप्टन फिर अपनी रिस्ट डिवाइस से इन सभी के मिलिट्री कंट्रीब्यूशन कोटा की डिटेल्स ओपन करते हैं। इसमें हमें दिखाया जाता है कि मिन्यू को 1.8 पॉइंट मिले होते हैं, जबकि दूजाओ को 4 और वुई को मिले होते हैं 2, जबकि यांशी को भी मिले होते हैं 2 और कैप्टन को मिलते हैं 13 और लुओ फेंग के होते हैं 10। ये देखकर यांशी शौक होते हुए कहता है, क्या मैडमैन की कंट्रीब्यूशन पॉइंट मुझसे 5 गुना ज्यादा है?
इस पर कैप्टन उन्हें बताते हैं कि हर टीम मेंबर का मिलिट्री कोटा उनकी अपनी स्ट्रेंथ पर बेस्ड होता है। मिलिट्री पॉइंट्स को अर्न करने के लिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा फोरिजन रेसिस के सोल्जर्स को किल करना होगा। यही वजह है कि अब हमारा मेन मिशन है ज्यादा से ज्यादा फोरिजन रेसिस के मेंबर्स को डिस्ट्रॉय करना। झपक बेटा। बेबीज की आंखें अडल्ट्स जितनी नहीं झपकती, इसीलिए जॉनसन्स बेबी शैम्पू में है नो मोर टीयर्स फॉर्मूला, जो उनकी आंखों को प्रोटेक्टेड रखे। जॉनसन्स बेबी, प्रोटेक्शन पहले दिन से। आर्या, ताकि हम हाईएस्ट मिलिट्री अचीवमेंट्स को हासिल कर सकें। अब हमारी टीम की प्रायोरिटी है जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा फोरिजन एनिमीज को किल करना, ताकि हम मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स को बिल्डअप कर सकें। अभी इनकी ये बात पूरी होती है कि तभी अचानक से दोबारा से उनके मॉनिटर पर रेड अलर्ट आने लग गया था। उसे देखते हुए कैप्टन बताते हैं, हमसे 9,284,000 किलोमीटर दूर फोरिजन रेस के एक वर्ल्ड मास्टर के एनर्जी सिग्नल्स डिटेक्ट हो रहे हैं। वो इसी तरफ आ रहा है। अब दुयो अपनी टीम को दांत पीसते हुए कहता है, होशियार रहो। इवन वो एक वर्ल्ड मास्टर ही क्यों ना हो, अगर वो स्टार्स हार्ट बेल्ट पर पहुंच चुका है तो उसका सामना करना आसान नहीं होगा। दुयो काफी ज्यादा सीरियस होकर अपनी टीम को ये बता रहा होता है कि तभी मिन्यू बड़े प्यार से कहती है, समझ गए जियाओ चैन चैन। ये सुनकर तो उस बेचारे के पूरे मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है और वो मिन्यू के करीब आते हुए कहता है, मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम कब बाज आओगी। कैप्टन और बाकी सारी टीम ये देखकर काफी जोर जोर से हंस रहे होते हैं और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, एवरीवन नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार हो जाओ। वो सभी फिर कैप्टन के हाथ के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं, फोरिजन रेसिस का सफाया करते हैं। इसी के साथ स्टार्ट हो जाती है उनकी फास्ट फॉरवर्ड एलियन रेसिस की फाइट, जहां वो अलग अलग जगहों पर जाकर उन्हें जो कोई भी एलियन रेसिस का बंदा नजर आ रहा था वो उन सभी को किल करते जा रहे होते हैं। और यहाँ रास्ते में एक जगह पर हम देखते हैं कि सफर में यांशी की नजर तो मीनू पर ही थी। छोटा दुयो जब ये नोटिस करता है तो वो उसके सर पर एक जोर की टपली मारता है। जो ही मस्ती करते साथ साथ ये एलियन रेसिस के साथ भी फाइट करते जा रहे थे, पर हमें इनकी ये फाइट डिटेल में नहीं दिखाई जाती बल्कि फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाई जाती है, जिसमें ये लोग वन बाय वन अपने सभी एनिमीज को मारते जा रहे होते हैं, क्योंकि इनके वो एनिमीज इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे और इनकी टीम का एक एक मेंबर आसानी से कई सारे एलियन रेसिस के लोगों को किल कर पा रहा था। इनका ये मिशन ऐसे ही चलता रहता है, जिसमें ये आराम करते हैं, टारगेट मिलते ही उसे किल करते हैं और फिर से अपने स्पेसशिप में बैठकर दूसरे टारगेट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी साथ ही हमें लुवो फैंग के इनर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बबाता और टूका इमोर्टल लेवल के इंसेक्ट वॉरियर्स के ऊपर बैठकर उनकी सवारी कर रहे होते हैं और इंसेक्ट क्वीन उन्हें सर्व कर रही थी। हालांकि बेचारी का मन तो नहीं था, पर क्या करे, बबाता के सामने उसकी एक भी ना चलती। इधर हम लुवो फैंग की टीम को देखते हैं, जो कि अपने इस मिशन के दौरान एनिमी के खत्म हो जाने के बाद खूब मस्ती भी कर रहे थे और फिर ये निकल पड़ते हैं अपने अगले टारगेट को ढूंढने के लिए। और इसी के साथ हमें इनके स्पेसशिप को नेक्स्ट टारगेट की तरफ उड़ता हुआ दिखाया जाता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि अब इनका सामना किससे होगा।